हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर बीपी सिंह है और आपका बहुत बहुत स्वागत है विवेकानंद इंस्टीट्यूट में। अब आज हम लोग जो टॉपिक करने वाले हैं वो है क्लाइमेटोलॉजी का पहला टॉपिक है कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो जो हमारा आज का टॉपिक है वो हम जो इस क्लास में करने वाले हैं वो है कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। ठीक है, हाँ, कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। ठीक है, ये हमारा इसका टॉपिक है और इसको हिंदी में अगर हम हिंदी में समझें तो हिंदी में है वायुमंडल की संरचना एवं संगठन। ठीक है, वायुमंडल की संरचना एवं संगठन। ठीक है, तो ये टॉपिक है, यानी कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर, कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। ये हमारा पहला टॉपिक है क्लाइमेटोलॉजी में। हम टॉपिक वाइज डिस्कस कर रहे हैं, तो ये पहला टॉपिक है। तो चलिए, इस टॉपिक को पढ़ने से पहले हम ये समझेंगे कि इसको हमें फॉर्मेट कैसा करना है। फॉर्मेट का मतलब जब हम कोई भी टॉपिक करते हैं तो हम ये पहले देखते हैं कि हमें इसमें कौन कौन से पॉइंट्स, कौन कौन से बिंदुओं को हमें पढ़ना है। तो सबसे पहली बात है, हम इसको देखेंगे। सबसे पहले तो हम समझेंगे कि इसमें एक चीज़ है कि व्हाट इज़ एटमॉस्फेयर, है ना। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि एटमॉस्फेयर क्या है। सबसे पहला पॉइंट ये होगा कि एटमॉस्फेयर क्या है। दूसरी बात होगी कि इसमें टॉपिक है कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर, यानी फिर हम देखेंगे एटमॉस्फेयर का कंपोजिशन क्या है ना। कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर मतलब एटमॉस्फेयर का संगठन क्या है। ओके, थर्ड पॉइंट होगा कि स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। थर्ड पॉइंट होगा स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर, स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। ठीक है, यानी जो एटमॉस्फेयर का स्ट्रक्चर है वो क्या है। फिर हम समझेंगे कि लास्ट में कि इम्पोर्टेंस ऑफ एटमॉस्फेयर। ओके, इम्पोर्टेंस ऑफ एटमॉस्फेयर, कि एटमॉस्फेयर का इम्पोर्टेंस क्या है। तो मेरा एक फॉर्मेट आपको क्लियर समझ में आया होगा कि जैसे मैंने कहा कि हमें स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर को समझना है। हमने पहला पॉइंट डिस्कस किया, पहला मैंने पॉइंट को लिया कि व्हाट इज़ एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर क्या है, इसको समझेंगे। फिर हम देखेंगे कि कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर का संगठन क्या है। संगठन से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। फिर उसमें है स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर, वायुमंडल की संरचना क्या है। फिर हम समझेंगे इसका महत्व क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं इसमें कि पहला पॉइंट हमारा है व्हाट इज़ एटमॉस्फेयर। तो एटमॉस्फेयर क्या, बहुत सिंपल फॉर्म में हम समझाते हैं कि जो पृथ्वी है उसके चारों ओर गैस, धूलकण और जलवाष्प है ना। यानी पृथ्वी के चारों ओर जो भी है, जो भी क्या है, या तो गैसेस हैं या डस्ट पार्टिकल हैं या धूल के कण हैं। तो अगर सिंपल सा मीनिंग आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज एटमॉस्फेयर, तो एटमॉस्फेयर मीन्स सराउंडिंग अर्थ, डस्ट पार्टिकल, वाटर वेपर एंड गैसेस आर पार्ट ऑफ एटमॉस्फेयर या आर एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो सिंपल सा समझते हैं कि ये पृथ्वी है। ठीक है, ये पृथ्वी है, इसके चारों ओर है ना, इसके चारों ओर जो भी हैं है ना, इसके चारों जो भी चीज़ें हैं पृथ्वी के चारों ओर। ठीक है, तो हम कैसे समझेंगे, सराउंडिंग द अर्थ, सराउंडिंग
द अर्थ, ओके, डस्ट पार्टिकल, वाटर वेपर एंड गैसेस आर एटमॉस्फेयर, ठीक है, आर एटमॉस्फेयर, या इस एटमॉस्फेयर, ठीक है। यानी जो पृथ्वी के चारों ओर है वो वायुमंडल है, ठीक। ये पहला तो हो गया कि तीन चीजें हैं इसमें, क्या क्या हमने क्या क्या समझा। पहला मैंने समझा, हमने बोला आपको कि भैया देखो डस्ट पार्टिकल इसमें है, धूल के कण हैं, इसमें वाटर वेपर है और गैसेस हैं, तो तीन चीज़ें हैं इसमें मेन। अब ये वाई एटमॉस्फेयर अटैच विद अर्थ, क्यों पृथ्वी के साथ जुड़ा हुआ है ना। द रीजन ऑफ एटमॉस्फेयर इज द ग्रेविटी ऑफ अर्थ। मेरी बात समझ रहे हैं कि रीजन ऑफ एटमॉस्फेयर या ग्रेविटी इज रिस्पॉन्सिबल, ग्रेविटी ऑफ अर्थ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अटैचमेंट ऑफ एटमॉस्फेयर, ठीक है। ये बहुत बार क्वेश्चन आता है कि वायुमंडल पृथ्वी से कैसे रुका हुआ है, ठीक है। तो ग्रेविटी ऑफ एटमॉस्फेयर बहुत सिंपल समझिए, ग्रेविटी ऑफ एटमॉस्फेयर इज responsible for एटमॉस्फेयर, ठीक है। यानी जो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण है या अट्रैक्शन ऑफ अर्थ है वो उसके वायुमंडल के लिए उत्तरदायी है, ठीक है। तो मेन पॉइंट, अब देखो यहाँ पे क्या क्या चीज़ समझ में आपको आई होंगी। एक तो ये कि हमने कहा कि भैया देखो कि सराउंडिंग अर्थ यानी पृथ्वी के चारों ओर डस्ट पार्टिकल, वाटर वेपर, गैसेस आर एटमॉस्फेयर। दूसरी मैंने बात बोली कि ग्रेविटी ऑफ अर्थ, सॉरी यहाँ पे अर्थ होना चाहिए, ठीक है, ग्रेविटी ऑफ अर्थ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एटमॉस्फेयर। तो पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल है या पृथ्वी का जो आकर्षण है या पृथ्वी का जो अट्रैक्शन है वो वायुमंडल को रोके हुए, ठीक है। एक बात मैं आपको जहाँ बता देता हूँ कि हर वस्तु में अपना एक आकर्षण होता है, अट्रैक्शन होता है। पृथ्वी भी मास है, पृथ्वी में मास है, पृथ्वी में भार है और पृथ्वी का भी अपना एक अट्रैक्शन है। तो जैसे मान लीजिए ये है, ये कोई चीज़ यहाँ से नीचे गिरती है ना, तो उसका रीज़न क्या है, उसका रीज़न है पृथ्वी का एटमॉस्फेयर, ठीक है। तो हर चीज़ को जो पृथ्वी के चारों ओर है, अगर वो पृथ्वी के साथ मूव कर रही है, अगर पृथ्वी के साथ चल रही है, तो उसके लिए पृथ्वी का अट्रैक्शन रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। अब बात करते हैं कि 2 पॉइंट हो गए, हम बात कर रहे हैं कि व्हाट इज द एटमॉस्फेयर। तो उसके बाद कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर यूनिकनेस ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर या फॉर लाइफ ऑफ अर्थ, ठीक है। तो कंपोजिशन स्पेसिफिक कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ is responsible for life on earth, ठीक है। एक बात समझ में आ गई आपको कि स्पेसिफिक कंपोजिशन यानी जो स्पेसिफिक कंपोजिशन है या स्पेशल कंपोजिशन है किसका, एटमॉस्फेयर का। मेरी बात समझ रहे हैं, जो एटमॉस्फेयर का एक स्पेशल कंपोजिशन है वो पृथ्वी पर जीवन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ये तो सिंपल सी बात हुई
कि हमने इस पूरे पैराग्राफ में या पूरे डिस्कशन में अभी तक 3 बातें बताई हैं। पहली बात कि व्हाट इज़ द रीज़न लाइफ ऑफ अर्थ, तो जो इस पृथ्वी का एटमॉस्फेयर है, कंपोजिशन है, उसकी वजह से हमारे पृथ्वी पर जीवन है, जो स्पेसिफिक है, जो स्पेशल है, एक यूनिक है, अलग टाइप से, ठीक है। उसके बाद है ग्रेविटी ऑफ अर्थ, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण रिस्पॉन्सिबल है। फिर उसके पहले मैंने बताया था कि वायुमंडल है क्या, तो ये तो बात आ गई, ठीक। और ये एक चीज़ मैं और यहाँ पे बता दूँ कि लोग कहते हैं कि वायुमंडल सिर्फ पृथ्वी का है, तो यहाँ की एक चीज़ क्लियर कर लीजिए कि हर ग्रह का अपना एक वायुमंडल है, ठीक है। हर ग्रह का अपना एक वायुमंडल है, अपना एक एटमॉस्फेयर है, लेकिन पृथ्वी की तरह नहीं है, सबका अलग अलग है। तो पृथ्वी के वायुमंडल के अकॉर्डिंग, अर्थ के एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग पृथ्वी पर जीवन है। तो वायुमंडल क्यों है, हर ग्रह पर क्यों है? क्योंकि सभी ग्रहों का अपना एक अट्रैक्शन है, अपना एक ग्रेविटी है, ठीक है, अपना एक अट्रैक्शन है, अपना एक ग्रेविटी है, इस वजह से वायुमंडल है। क्लियर हुआ यहाँ तक? लेकिन ये कहना कि बचपन हम लोग अक्सर पढ़ा था कि पृथ्वी का ही सिर्फ वायुमंडल है, तो पृथ्वी का वायुमंडल नहीं है, सभी ग्रहों पे वायुमंडल होता है, लेकिन वो पृथ्वी के जैसा नहीं है। वहाँ पे 78% नाइट्रोजन नहीं है, वहाँ 21% ऑक्सीजन नहीं है, 0.03% वहाँ पर CO2 नहीं है। तो जिस तरह का पृथ्वी का मतलब कंपोजिशन है, उस तरह का वहाँ पर नहीं है, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान रखना है। चलो अब हम बात करते हैं कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट है इसमें कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर। कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर, वायुमंडल का संगठन की हम बात करते हैं, ठीक है, कंपोजिशन की बात करते हैं। तो कंपोजिशन का मतलब ये है कि वायुमंडल में क्या क्या है ना, और कितना है। तो वायुमंडल में कंपोजिशन में क्या क्या है? गैसेस हैं, ओके, डस्ट पार्टिकल हैं, हाँ डस्ट पार्टिकल हैं, एंड वाटर वेपर है। तो ये 3 चीज़ें हैं एटमॉस्फेयर में। अब हम बात करते हैं कि कंपोजिशन में क्या है, ठीक है। जैसे एक चीज़ मैं और बताऊं आपको कि जैसे मान लीजिए डेंसिटी ऑफ एटमॉस्फेयर, ठीक है। अगर हम यहाँ पे बात करें कि डेंसिटी ऑफ एटमॉस्फेयर, तो एक चीज़ समझिएगा कि डेंसिटी ऑफ एटमॉस्फेयर डिक्रीज विद हाइट, ठीक है। यहाँ पे लिख सकते, आप नोट डाउन कर सकते हो कि डेंसिटी ऑफ एटमॉस्फेयर, ठीक है, वायुमंडल की जो सघनता है, डेंसिटी ऑफ एटमॉस्फेयर डिक्रीज विद हाइट, है ना। जो एटमॉस्फेयर की सघनता है वो ऊंचाई के साथ कम होती है। जैसे मान लिख सकते हैं, जैसे मान ली ये है, ये माउंटेन रीजन है, और जैसे जैसे हम हाइट पे जाएंगे, ये डायग्राम आप ज़रूर समझिएगा। जैसे ये डेंसिटी है ना, ये यहाँ पे डेंसिटी है इस तरह से, और जैसे जैसे हम हाइट पे जाते हैं, डेंसिटी आप देख रहे हो कि कम हो रही जा रही है, ठीक है, कम होती जाती है। तो जैसे जैसे हम हाइट पे जाएंगे, डेंसिटी हमारी एटमॉस्फेयर की कम हो रही है। आपको पता है डेंसिटी क्यों कम होती है, ठीक है। जैसे मान लीजिए जैसे सी लेवल है ना, सी लेवल है या प्लेन है, एक ही बात कह सकते हैं, या प्लेन है, यहाँ पे डेंसिटी मैक्सिमम होगी। थोड़ा ऊपर जाओगे प्लेट्यू पे, है ना, यहाँ पे डेंसिटी उससे कम होगी, ठीक है। जब हम जाएंगे माउंटेन पे, यहाँ पे भी डेंसिटी
माउंटेन में जाएंगे, यहाँ पे डेंसिटी कम होगी। फिर हम हिल्स पे जाएंगे, पहाड़ियों पे, यहाँ भी डेंसिटी कम होगी। फिर हम पीक पे जाएंगे, यहाँ भी डेंसिटी कम होगी। यानी जैसे जैसे हाइट पे जाते हैं डेंसिटी कम होती चली जाती है, यानी जो वायुमंडल की सघनता है वो कम होती चली जाती है। तो कभी कोई आपसे पूछे कि सबसे ज़्यादा वायुमंडल की डेंसिटी या सघनता कहाँ होगी, तो सबसे ज़्यादा होगी वो सी लेवल या मैदानों में होगी, सबसे ज़्यादा सघनता। यानी जो जितना सी लेवल के पास में है उतनी ज़्यादा होगी। ठीक है, यहाँ तक ये बात समझ में आई होगी आपको। अब बात करते हैं कि गैसों में क्या क्या है। 3 चीज़ें हैं, गैसें कौन कौन सी हैं। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट लिख देते हैं गैसों का। इसमें गैसें कौन कौन सी हैं, है ना, गैसेस में कौन कौन सी हैं। सबसे पहले बात करते हैं, सबसे पहले है इसमें गैस है, वो है N2, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन कितनी है, 78%। फिर इनका हम यूज़ बताएंगे क्या है। उसके बाद है O2 यानी ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितनी है, 21% अराउंड, लगभग 21% के आसपास में ऑक्सीजन है। उसके बाद है ऑर्गन। ऑर्गन कितनी है, 0.93%, और कुछ होगा। उसके बाद है CO2, 0.03%। ठीक है, और उसके बाद है नियोन। तो नियोन है 0.0018%। ठीक है, उसके बाद है हीलियम। हीलियम है कितनी, 0.00052%। और भी गैसेस हैं हल्की हैं, हीलियम तक हम सिर्फ बात करते हैं। ठीक है, तो एक चीज़ आपको समझ में आ गई कि इसको ना कहीं पर 20.9 या ऐसा कुछ भी लिखा होता है, तो वो आप कंफ्यूज मत होना। तो सबसे ज़्यादा कौन सी गैस है, नाइट्रोजन है, फिर ऑक्सीजन है, फिर आर्गन है, फिर CO2 है, और फिर नियोन है, फिर हीलियम है, और भी गैसें हैं। बहुत सारी ऐसी गैसें हैं जिनके बारे में अभी तक हमें क्या मतलब पूरी दुनिया को पता नहीं चला है। तो अगर पूछा जाएगा कि द परसेंटेज ऑफ CO2 इन एटमॉस्फेयर, ठीक है, तो परसेंट ऑफ CO2 एटमॉस्फेयर कितना है, 0.03%, यानी 1% भी नहीं, बहुत कम है CO2 गैस। सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन है। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पे नाइट्रोजन की, तो मैं आपको बता दूं कि जो नाइट्रोजन गैस है ना, उसका कोई डायरेक्ट यूज़ नहीं है ना, नो डायरेक्ट यूज़ फॉर ह्यूमन, है ना। ह्यूमन के लिए कोई डायरेक्ट यूज़ नहीं है नाइट्रोजन का। हम सीधे ही, ये ऑक्सीजन हम लेते हैं ना सांस लेने के लिए, CO2 सांस छोड़ते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, तो इनका यूज़ डायरेक्ट है। लेकिन नाइट्रोजन का हमारी लाइफ में, यानी ध्यान रखना, ह्यूमन की लाइफ में कोई डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं है। ठीक है, डायरेक्ट इस्तेमाल ना होने का रीज़न ये है कि हम इसमें डायरेक्ट ना होने का रीज़न ये है कि ये जो यूज़ है ना, ये प्लांट करते हैं। तो नाइट्रोजन का यूज़ कौन करता है, प्लांट। ठीक है, प्लांट यूज़ करते हैं, तो ये ध्यान रखना, प्लांट। पौधे नाइट्रोजन का यूज़ करते हैं, उससे नाइट्रोफिक्सेशन होता है या नाइट्रोजनीकरण होता है। तो मेरी बात समझ रहे हैं ना। जैसे मान लीजिए कोई प्लांट है ना, ये कोई पौधा है, और ये पौधे की जड़ें हैं। ठीक है, पौधे की जड़ें हैं, तो पौधों की जड़ों में
एक बैक्टीरिया होता है राइजोबियम, ठीक है। कौन सा होता है? राइजोबियम। राइजोबियम बैक्टीरिया होता है वो, ये बहुत आता है कि राइजोबियम कौन सा ऐसा बैक्टीरिया है जो प्लांट्स के रूट में पाया जाता है और वो नाइट्रोफिक्सेशन के लिए है। तो जो एटमॉस्फेयर में, अब बात समझना हमारी, जो भी वायुमंडल में नाइट्रोजन है, जो भी एटमॉस्फेयर में कहीं भी नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन को राइजोबियम नाइट्रोजन को यानी राइजोबियम नाइट्रोजन का यूज़ करके नाइट्रोफिक्सेशन करता है, यानी नाइट्रोजनीकरण करता है। तो जब नाइट्रोजनीकरण करता है तो उसके पौधे के लिए पोषण तत्व यानी न्यूट्रिएंट्स विकसित होते हैं। किसके द्वारा? राइजोबियम यूज़ करता है नाइट्रोजन का, और तब वो कहलाता है नाइट्रोफिक्सेशन या नाइट्रोजनीकरण, ठीक है। नाइट्रोजनीकरण, ठीक है। और नाइट्रोजनीकरण से ही जब ये होता है तब ये पौधों के लिए पोषक तत्व बनते हैं, पोषक तत्व, ठीक है, यानी न्यूट्रिएंट्स बनते हैं, पोषक तत्व। और जो किस में मिले होते हैं? मृदा में, जो मृदा में मिले होते हैं, ठीक है। तो पोषक तत्व हैं जो मृदा में मिले होते हैं नाइट्रोजनीकरण से। तो ये थोड़ा सा पार्ट है कि व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ नाइट्रोजन फॉर द प्लांट। नेक्स्ट बात आती है ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीजन में हम सब लोग जानते ही है ना। ऑक्सीजन, देखो ऑक्सीजन का जो यूज़ है, ये आप एक बार शॉर्ट चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हमने सीधे समझाया है कि जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है, ठीक है, उस नाइट्रोजन को राइजोबियम नाम का जो बैक्टीरिया है वो यूज़ करता है, और यूज़ करके, और जो वो यूज़ करता है उसका जो प्रोसेस है वो क्या कहलाता है? नाइट्रोफिक्सेशन, यानी नाइट्रोजनीकरण। जब नाइट्रोजनीकरण होता है तो पौधे की जड़ों को एक पोषक तत्व मिलता है, न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। इसी प्रक्रिया को नाइट्रोजनीकरण कहते हैं। इसीलिए हमने कहा है कि प्लांट का यूज़ डायरेक्ट ह्यूमन के लिए नहीं होता है, सॉरी, नाइट्रोजन का यूज़ डायरेक्ट ह्यूमन के लिए नहीं होता है, प्लांट्स के लिए होता है। तो अब ये बात होगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑक्सीजन की, ठीक है। अच्छा, ऑक्सीजन का जो यूज है ना, हाँ, जैसे ऑक्सीजन का जो यूज़ है O2 का, है ना, O2 का जो यूज़ है वो ध्यान रखना ह्यूमन के लिए भी है और प्लांट के लिए, दोनों के लिए भी है, और दोनों के लिए सांस लेने के लिए है, ये ध्यान रखना। ऑक्सीजन जो प्लांट है ना, एक बात ध्यान रखना है कि जो प्लांट हैं, जो पौधे हैं, वो भी क्या करते हैं कि अपनी जो पत्तियां होती हैं उन पत्तियों के माध्यम से पौधे भी सांस लेते हैं। ध्यान रखना, हम लोगों ने बचपन में बड़े रफली या आसानी से सुना था कि पौधे सिर्फ ऑक्सीजन छोड़ते हैं, ऐसा नहीं है, है ना। पौधे ऑक्सीजन छोड़ते तो हैं ही, लेकिन पौधे अपनी सांस लेने के लिए, अपने रेस्पायरी सिस्टम को चलाने के लिए ऑक्सीजन का यूज़ करते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन का यूज़ करते हैं। ये चीज़ आप ध्यान रखना है, ठीक। जब फोटोसिंथेसिस होता है, जब प्रकाश संश्लेषण होता है ना, जब प्रकाश संश्लेषण होता है तो उसके लिए फिर वो जब जैसे कहते हैं ना फोटोसिंथेसिस होता है, उसमें ये कब होता है? दिन में होता है। फोटोसिंथेसिस दिन में होता है, और दिन में ये प्लांट CO2 का यूज़ करते हैं, और CO2 का यूज़ करके फोटोसिंथेसिस में ये प्लांट फूड बनाते हैं, अपने लिए भोजन बनाते हैं, और यही प्रोसेस में ऑक्सीजन रिलीज़ होती है। क्या? ऑक्सीजन रिलीज़ होती है, हाँ। इसी मतलब फोटोसिंथेसिस क्या है? यहीं पर ऑक्सीजन का रिलीज़ होता है, ठीक है। तो जब दिन में, डे टाइम में
पौधे अपना भोजन बनाते हैं, भोजन बनाने की प्रक्रिया में वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, और फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया में वो CO2 का यूज़ करते हैं, CO2 को लेते हैं, ठीक है। और इसी प्रक्रिया को फूड प्रोसेसिंग कहा जाता है, भोजन का बनाना कहा जाता है, ठीक है। तो इसमें ही ऑक्सीजन रिलीज होती है। तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि ऑक्सीजन का जो रिलीज होना वो केवल दिन में होता है, रात में नहीं होता है, ठीक है। लेकिन सांस लेने के लिए पौधे भी ऑक्सीजन का यूज़ करते हैं, और ह्यूमन बीइंग यानी एनिमल भी यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना। दो गैसों के बारे में मैंने आपको क्लियरिटी दे दी है कि क्या है ऑक्सीजन और CO2। अब दो गैसें इसमें और इम्पोर्टेंट हैं, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। और CO2 के बारे में मैंने बता दिया कि जो यूज़ ऑफ CO2 है ना, फिर भी देख लेते हैं एक बार थोड़ा सा। यूज़ ऑफ CO2, जो CO2 का यूज़ है वो दो तरह से होता है। CO2 का यूज़ दो तरह से होता है। एक तो होता है प्लांट्स करते हैं इसका यूज़, किसके लिए? फोटोसिंथेसिस के लिए, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण के लिए यूज़ करते हैं। उसके बाद इसका यूज होता है ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए, ठीक है, यूज होता है ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए, हरित गृह प्रभाव के लिए, ठीक। हरित गृह प्रभाव क्या होता है मैं आपको बहुत शॉर्ट फॉर्म में बता देता हूँ। वैसे कई बार क्लास में डिस्कस किया है। हरित गृह प्रभाव का मतलब ये है कि जैसे ये पृथ्वी है, ठीक है, ये पृथ्वी है और यहाँ पर एटमॉस्फेयर है, ठीक है, एटमॉस्फेयर है, और ये एटमॉस्फेयर है, और ये सूर्य है, ठीक है, ये सूर्य है, ये सूर्य है। तो सूर्य से जो रेडिएशन आता है ना, वो शॉर्ट वेव में आता है। किस में आता है? शॉर्ट वेव में, ठीक। अब लॉन्ग वेव में रेडिएशन वापस जाता है, लॉन्ग वेव में रेडिएशन वापस जाता है। तो कुछ रेडिएशन, कुछ पार्ट एटमॉस्फेयर का इसके द्वारा रोक लिया जाता है, कुछ पार्ट, ठीक है। और सोलर रेडिएशन या सौर विकिरण की रोकने की प्रक्रिया को ध्यान समझिएगा, सौर विकिरण की रोकने की प्रक्रिया को ही ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। बात समझ गए? उसमें ग्रीन हाउस गैस के लिए ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए सिर्फ CO2 रिस्पॉन्सिबल नहीं है, एटमॉस्फेयर पूरा रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन CO2 भारी गैस है, इसलिए CO2 को सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल या जिम्मेदार माना जाता है, ठीक है। तो मैंने आपको बात समझा दी कि ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है। बहुत सिंपल वर्ड में समझ लीजिए कि जो रेडिएशन, जो सौर विकिरण सूर्य से धरातल की ओर आती हैं, उनमें से कुछ विकिरण को, कुछ रेडिएशंस को एटमॉस्फेयर के द्वारा या उसके अंदर जो गैस, डस्ट पार्टिकल या वाटर वेपर, उनके द्वारा कुछ पार्ट को रोक लिया जाता है। इसी रोकने की प्रक्रिया को ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं, हिंदी में कहें तो हरित गृह प्रभाव कहते हैं, ठीक है। इसी को हम कहते हैं हरित गृह प्रभाव। अब तो आप समझ में आ गए कि CO2 का यूज़ प्लांट के लिए करते हैं, और दूसरा ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए इसका यूज़ होता है। बाकी भी बहुत सारे यूज़ हैं, लेकिन जो मेनली है वो यही है। और उसके बाद एक इसमें गैस और है O3, वो हमने लिखी नहीं है, ओजोन है ना, वो भी एक परसेंटेज में होगी, 0.0001% है, और भी होगा नंबर। तो ओजोन गैस भी है, तो एटमॉस्फेयर में ओजोन गैस भी O3 इसको कहा जाता है, ठीक है। तो अभी देखो मैंने थोड़ा सा कुछ समराइज में कर देता हूँ। यहाँ पे समराइज फॉर्म में क्या करना है बस ये है कि देखो हमने आपको बताया कि नाइट्रोजन का यूज़ क्या है। प्लांट इसका यूज़ करते हैं, राइजोबियम के माध्यम से नाइट्रोफिक्सेशन होता है, जिससे पौधों का पोषण तैयार होता है। भोजन नहीं, पोषण। भोजन और पोषण में अंतर होता है, ध्यान रखना। भोजन का मतलब होता है जैसे मान लीजिए हमने रोटी सब्जी खाई, तो ये भोजन है। पोषण का मतलब है कि रोटी में प्रोटीन ज़्यादा है,
कि कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा है, कि विटामिन ज़्यादा है, कि कैल्शियम ज़्यादा है, यानी जो हमने रोटी सब्जी खाई उसमें क्या चीज़ है ना। प्रोटीन कुछ खानों में प्रोटीन ज़्यादा होता है, कुछ खानों में कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होता है ना, कुछ खाने में कैल्शियम ज़्यादा होता है। तो ये होते हैं न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। तो न्यूट्रिएंट्स अलग हैं और फूड अलग है। अलग का मतलब ऐसा नहीं कि अलग अलग कर खाते हैं हम, लेकिन नाम अलग अलग हैं। भोजन जो हम खाते हैं उसमें हमें पोषण मिलता है, उसी तरह से जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो इसके लिए यूज़ होता है। उसके बाद आता है ऑक्सीजन। मैंने बोला ऑक्सीजन का यूज प्लांट और ह्यूमन दोनों करते हैं। एनिमल, ह्यूमन का मतलब एनिमल दोनों करते हैं। फिर हमने कहा कि CO2 हमने कहा 2 यूज़ होता है। क्या क्या? पहला तो फोटोसिंथेसिस के लिए मेनली, और दूसरा है ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए यूज़। और भी कई सारे यूज़ हैं। फिर हमने कहा कि भाई जैसे ये नियोन है, हाइड्रोजन सबसे हल्की गैस है ना। उसके बाद है O3 मतलब ये ओजोन है। ओजोन आपको पता है ना, जो ओजोन गैस है ना, ओजोन गैस है ये ओजोन गैस कहाँ पर पाई जाती है? स्ट्रेटोस्फीयर में। ओके, स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन गैस पाई जाती है, यानी स्ट्रेटोस्फीयर के लोअर पार्ट में, ठीक है। हाइट कितनी है? 30 to 50 किलोमीटर, ठीक है, या 30 to 40 किलोमीटर। तो ये हाइट है ओजोन की। ओजोन बनी कैसे है? 3 ऑक्सीजन के अणुओं के मिलने से ओजोन बनती है। और इसका यूज़ क्या है ना, इसका यूज़ क्या है या इसका इम्पोर्टेंस क्या है? ये इम्पोर्टेंस ये है, जैसे मान लीजिए कि देखो एक चीज़ मैं आपको बताऊं, वैसे ये अलग पार्ट है। जैसे ये एटमॉस्फेयर है, ठीक है। और एटमॉस्फेयर में इसी में एक लेयर है ओजोन की एक लेयर है, जो इस तरह जैसे मैंने आपको दिखा दी है। होता क्या है कि एटमॉस्फेयर में बहुत सारी रेडिएशंस होती हैं, बहुत सारी, है ना, रेडिएशंस होती हैं। उनमें से एक रेडिएशन होती है अल्ट्रा वायलेट, ठीक है। जैसे मान लीजिए बहुत सारी रेडिएशन है, एक उसमें यूवी है, अल्ट्रा वायलेट रेज। तो अल्ट्रा वायलेट जो रेज हैं उनको ये आने से रोक देती है। अल्ट्रा वायलेट जो रेज हैं उनको आने से रोक देती है। तो कभी आपको कन्फ्यूज़न हो कि ओजोन है क्या, तो ओजोन एक गैस है जो समताप मंडल के निचले भाग में पाई जाती है, यानी स्ट्रेटोस्फीयर के लोअर पार्ट में। और ये 30 to 50 किलोमीटर के होती है, कभी कभी 20 या 25 भी लिख देते हैं, यानी लोअर पार्ट में है ये, ठीक है। इसकी हाइट कभी कभी आप ये भी देखना, ये 20 से 30 के बीच में भी आपको मिल जाएगी। तो मतलब ट्रोपोस्फीयर लेयर कितनी है? 20 किलोमीटर तक है, तो वहीं से शुरू हो जाती है मिलना। तो जो हार्मफुल अल्ट्रा वायलेट रेज हैं उनको ये कंट्रोल करती है, रोकती है, ठीक है। और अगर वो हार्मफुल रेडिएशन आ जाए हम तक मतलब धरातल तक आ जाए, तो वो लिविंग को भी हार्म करती हैं और नॉन लिविंग को भी हार्म करती हैं। वो जब हम एटमॉस्फेयर स्ट्रक्चर कराएंगे तो वहाँ पे हम देखेंगे, ठीक है। तो ये था गैसेस का पूरा फिनोमिना कि गैसेस कौन सी गैस कितनी है और किस गैस का क्या यूज़ है। अब हम बात करते हैं डस्ट पार्टिकल का, ठीक है। धूल कण, है ना, धूल कण, डस्ट पार्टिकल। मैं आपको बता दूं, एटमॉस्फेयर में डस्ट पार्टिकल लगभग 1% हैं ऑफ टोटल एटमॉस्फेयर, ठीक है, लगभग 1% है। जो पूरे एटमॉस्फेयर है उसका लगभग 1% है ये डस्ट पार्टिकल।
ठीक है। दूसरी पॉइंट लिख देते हैं, डेंसिटी ऑफ डस्ट पार्टिकल डिक्रीज विद हाइट। ठीक है, यानी जैसे जैसे ऊंचाई पे जाते हैं डेंसिटी कम होती जाती है। यानी तो सेम चीज़ है, एटमॉस्फेयर के बारे में मैंने आपको बोला, यहाँ भी बोला, तो डेंसिटी है वो कम होती जाती है। उसके बाद है यहाँ पे, उसके बाद है क्या कि डस्ट पार्टिकल का यूज़ क्या है, तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट, यानी जो मतलब यूज ऑफ डस्ट पार्टिकल। तो क्या क्या इनका यूज होता है डस्ट पार्टिकल का हमारे एटमॉस्फेयर के लिए। सबसे पहली बात है, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन हाउस इफेक्ट। ठीक है, वो ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए भी यूजफुल होते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए। ठीक है, उसके बाद क्योंकि देखो मैंने क्या बोला कि एटमॉस्फेयर में सब कुछ है, डस्ट पार्टिकल भी हैं, वाटर वेपर भी हैं, उनको आके वो ट्रैप करते हैं रेडिएशन। उसके बाद है क्लाउड। ठीक है, मतलब जो बादल हैं, बादल भी इन्हीं की वजह से बनते हैं। मतलब जैसे एटमॉस्फेयर हमारी डस्ट पार्टिकल है, ठीक है, तो डस्ट पार्टिकल क्या होगा, जो मॉइस्चर है वो इस पर कंडेंस हो जाएगा, यानी मॉइस्चर कंडेंस हो जाएगा, तो वो डस्ट पार्टिकल हो गया। उसके बाद फिर हम बात करते हैं क्लाउड्स के बाद, और क्या है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, यानी जो प्रकाश का प्रकीर्णन है ना। या जैसे मान लीजिए स्काई का ब्लू दिखना है ना, या ओशियन का ब्लू दिखना। ठीक है, इसको बोलते हैं प्रकाश प्रकीर्णन, प्रकाश प्रकीर्णन यानी स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ठीक है, तो मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए कि अगर ये मैं आप थोड़ा सा बड़ा करके दिखाता हूँ, जैसे ये है, ये मान लीजिए डस्ट पार्टिकल है। ठीक है, ये डस्ट पार्टिकल है, तो जैसे ही इस पे कोई भी लाइट पड़ेगी तो क्या होगा, लाइट में तो रंग है ना, कलर हैं, बहुत सारे कलर हैं, इन कलर्स को क्या करेगा, ये फैला देगा, ये चारों तरफ कलर को फैला देगा सारी तरफ से। ठीक है, तो इसी को हम कहते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट, प्रकाश प्रकीर्णन। ठीक, स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से ही हमारे एक बहुत बड़े साइंटिस्ट है जिनको नोबेल प्राइज़ मिला था और दुनिया को पहली बार बताया था उन्होंने कि आसमान नीला क्यों दिखता है और समंदर का पानी नीला क्यों दिखाई देता है। ठीक है, तो वो थे C.B. रमन। ठीक है, C.B. रमन। C.B. रमन एक साइंटिस्ट थे भारत के जिन्होंने 1931 में नोबेल प्राइज़ मिला था, और नोबेल प्राइज़ मिला था इसी के लिए, किसके लिए, स्कैटरिंग ऑफ लाइट के लिए। ठीक है, तो कभी आपसे पूछेगा कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या है, तो जो एटमॉस्फेयर में जो डस्ट पार्टिकल हैं वो सूर्य से आने वाले रेडिएशंस को या उनकी विकिरण को एटमॉस्फेयर में फैला देते हैं, इसी को स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहते हैं। दुनिया में सबसे पहले इसको देने वाले थे, बताने वाले थे, वो थे हमारे भारतीय थे C.B. रमन, और इसके लिए उन्हें नोबेल प्राइज़ दिया गया, इसके लिए उन्हें नोबेल प्राइज़ मिला। ठीक है, बाकी आपको मालूम है सबसे ज़्यादा स्कैटरिंग किसका होता है, नीले कलर का, और सबसे कम स्कैटरिंग किसका होता है, लाल कलर का। यानी सबसे ज़्यादा जो नीला सबसे ज़्यादा, बहुत सारी बातें इसमें हैं, जैसे सूर्य उदय होने के समय सूर्य हमें लाल दिखता है, सूर्य अस्त होने के समय भी हमें लाल दिखता है, तो ये सब स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से हो पाता है। ठीक है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से। अच्छा, क्यों है ऐसा, क्या है कि सूर्य उदय होता है तो हमें लाल दिखता है, अस्त होता है तो भी हमें लाल दिखता है, लेकिन दिन के 12 बजे 2 बजे ये वाइट दिखता है, ऐसा क्या है। देखो, सूर्य उदय होता है तब भी हमसे सूर्य बहुत दूर होता है,
मतलब सूर्य निकल रहा होता है तो हमसे दूर होता है, दूर होने की वजह से जो लाइट है ना, वो हम तक नहीं आ पाती है। बाकी कलर जैसे वाइट है, रेड, ग्रीन है, ब्लू है, वो सब कलर नहीं आ पाते। रेड कलर ही है जिसका स्कैटरिंग सबसे कम होता है। तो सूर्य उदय होता है, तो सूर्य उदय होने के समय सूर्य हमसे दूर होता है और सारे कलर फैल जाते हैं, वो हम तक नहीं आ पाते। लेकिन रेड कलर ही एक ऐसा कलर है जो हम तक आ जाता है बिना फैले हुए। और इसी वजह से जब सूर्य अस्त होता है तो भी यही फिनोमिना होता है कि जब सारे कलर स्कैटरिंग हो जाते हैं, सारे कलर फैल जाते हैं, लेकिन एक कलर है वो है रेड कलर, वो उसका स्कैटरिंग नहीं होता है। ठीक है, उसका स्कैटरिंग नहीं होता है, इसलिए वो हम तक आ जाता है। ठीक है, तो ये था आपका एटमॉस्फेयर में डस्ट पार्टिकल। ठीक है, तो मैंने क्या बताया डस्ट पार्टिकल में कि डस्ट पार्टिकल इज ओनली 1%, लगभग 1% के आसपास हैं। तो हमने और बोला कि डेंसिटी ऑफ डस्ट पार्टिकल ऊपर जाने पर डिक्रीज होगी। जाहिर सी बात है, जितने धूल कण सी लेवल पे होंगे उतने माउंटेन में नहीं, मतलब प्लेन पे नहीं होंगे। जितने प्लेन पे होंगे, जितने मतलब प्लेट्यू पे होंगे उतने माउंटेन पे नहीं होंगे। जितने माउंटेन पे होंगे उतने हिल्स पे नहीं होंगे, और जितने हिल्स होंगे उतने पीक पे नहीं होंगे। तो जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे, जिस तरह से ऊपर जाएंगे, डेंसिटी कम होती चली जाती है। ठीक है, उसके बाद यूज़ ऑफ एटमॉस्फेयर, हमने फिर बोला ग्रीन हाउस इफेक्ट, यानी ये भी रेडिएशन को ट्रैप करेंगे, यानी सौर विकिरण को पकड़ेंगे। उसके बाद है क्लाउड, बादल बनते हैं इनमें से। स्काई ब्लू और ओशियन ब्लू क्यों दिखता है, यानी स्कैटरिंग ऑफ लाइट के लिए ये रिस्पॉन्सिबल हैं। ठीक है, ये टेम्परेचर मेंटेन रखते हैं डस्ट पार्टिकल, ये ध्यान रखना है। चलिए अब बात करते हैं वाटर वेपर। है ना, वाटर वेपर या कह सकते हैं वाष्प, जल वाष्प, सॉरी जल वाष्प या वाटर वेपर। ठीक है, ये लगभग एटमॉस्फेयर का कितना है, 4% है। ठीक है, ये एटमॉस्फेयर का 4% है लगभग। जो टोटल एटमॉस्फेयर है उसका 4% है। सेम चीज इसके साथ भी है, वो क्या है कि वाटर वेपर डेंसिटी डिक्रीज विद हाइट, है ना, कि यानी हाइट के साथ डेंसिटी इनकी डिक्रीज होगी, ऊंचाई के साथ डेंसिटी डिक्रीज होती है। ठीक है, और उसके बाद है डेंसिटी ऑफ वाटर वेपर डिक्रीज इक्वेटर टू पोल। ठीक है, यानी इक्वेटर से पोल की, यानी जब हम बात करते हैं, एक तो हमने क्या बोला कि भाई देखो जब हाइट से जाएंगे तो हाइट पे जाने पर डेंसिटी कम होगी। ठीक है, डेंसिटी ये कम होती है, ये भी हो गया, डेंसिटी कम हो गई है। उसके बाद हमने कहा कि जब हम इक्वेटर से पोल की ओर जाएंगे, ठीक है, जब हम इक्वेटर से पोल की ओर जाएंगे, यहाँ पर जाएंगे, इस रीजन में जाएंगे तो डेंसिटी कम होगी, यानी यहाँ पर वाटर वेपर मैक्सिमम होगा, यहाँ पर वाटर वेपर मिनिमम होगा। ठीक है, उसका रीज़न है कि रेनफॉल नहीं होगा, ये है। तो मैंने आपको बता दिया कि डिस्ट्रीब्यूशन इसका क्या है। चलिए ये हो गया। उसके बाद अब हम देखते हैं यहाँ पे कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर वेपर।
तो इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर क्या है, ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, रेनफॉल के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और प्लांट्स और एनिमल के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, एनिमल के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ये इसका यूज़ है। बाकी जो हम है वो स्ट्रक्चर को नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। थैंक यू।